अनिल और उसकी बीवी दीपा कहने को तो साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था। दीपा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि उसकी शादी बाकी शादियों की तरह बनी रहे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अनिल की शादी से पहले ही एक मीनू नाम की लड़की से दोस्ती थी, यानी वो उससे प्यार करता था। लेकिन अपनी माँ की मर्जी की वजह से वो दीपा से शादी कर लेता है। लेकिन जब बात उसके हाथ में नहीं रहती तो वो तंग होकर मीनू से दूसरी शादी कर लेता है और शादी के बाद वो उसे लेकर अपने साथ घर आता है और दीपा और अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ, ये आपकी बहू है, मैंने इससे दूसरी शादी की है, अभी हमारे साथ ही रहेगी। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? एक बीवी पहले ही घर में बैठी है और तू दूसरी बीवी को ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? माँ, मैंने दीपा से शादी बस आपके बोलने से की थी, वरना तो मैं दीपा से शादी भी नहीं करता। लेकिन मैं मीनू के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया और मैंने इससे शादी कर ली। और मेरा क्या, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरे बारे में थोड़ा तो सोच लेते। अब मैं क्या करूँ? दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, पर आपका अनिल पर मुझसे ज्यादा हक है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहले तो मेरा घर तोड़ दिया और अब बोल रही है कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। पहले तो बस ये मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये तो मेरे सामने ही एक दूसरी औरत के साथ रहेंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो। ऐसे कैसे साथ रहेंगे? भले ही मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन पहला प्यार तो आपका मैं ही हूँ, तो आपकी ये पहली पत्नी ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है मीनू के साथ एक ही घर में रहने में। आप कम से कम मेरी परवाह तो कर रहे हैं ना, मैं इसी में बहुत खुश हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी। ठीक है, फिर अगर तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं है एक साथ रहने में तो मेरा क्या है, मैं क्या ही बोलूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, एक घर में तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ ही समय के लिए, फिर तो मैं इसे घर से निकाल ही दूंगी। देखती हूँ मैं भी कि ये दोनों कैसे साथ रहते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब ये घर में ही रहेगी तो मैं अनिल के साथ रोमांस करूंगी और दीपा घर का काम कर लेगी। अरे तुम दोनों कहाँ खो गई? क्या सोचने लग गई तुम दोनों अब? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि शादी हो गई है, अब मेरी सौतन घर में आई है तो सारी रस्में भी तो होंगी ना। हाँ, अब तो यही करना है बस, बेटा दूसरी बीवी लाया है और तू उसकी नुमाइश कर, है ना? अगर रस्में नहीं होंगी तब तो इनकी सुहागरात भी हो जाएगी आराम से। अभी तक तो मेरी सुहागरात नहीं हुई तो इसकी कैसे होगी? अरे नहीं दीदी, आप लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब बस ये सब मत करो अनिल, मैं बस आपके साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती हूँ। ऐसे कैसे, अभी नई शादी हुई है, बाहर वालों का तो ना सही, कम से कम हम घर वालों के बीच में तो सारी रस्में होनी ही चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, हम सारी रस्में घर में ही कर लेंगे। माँ, इन सब की क्या ही जरूरत है, शादी हो गई, आप लोगों ने अपना बना लिया, बस यही बहुत है। अब रस्में करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक रस्में नहीं होंगी तब तक आप दोनों की सुहागरात भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कर लो सारी रस्में, अब खुश? इतना बोलकर दीपा मीनू को शादी के बाद की सभी रस्मों में बिजी करके खुद अनिल के साथ समय बिताने लगती है और उसको बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करती है। लेकिन रस्में भी कब तक चलती? थोड़ी देर बाद तो सारी रस्में खत्म हो जाती है। रस्में खत्म होने के बाद अनिल और मीनू अपने कमरे में जाते हैं और अनिल जैसे ही मीनू को अपनी बाहों में भरता है तभी वहाँ दीपा खाना लेकर आती है और बोलती है, अरे आप दोनों भूखे ही रहेंगे क्या? कुछ खाना वाना तो खा लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, खाना यही रख दो, हम दोनों खा लेंगे बाद में। तुम मेरी सौतन बस बोलने के लिए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानती हूँ। मैं तुम्हें खाना खिला कर ही जाऊंगी, बाद में क्या पता तुमने खाया हो या नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं अनिल के साथ बाद में आराम से खा लूंगी। आप भी तो थक गई होंगी ना, आप जाओ खाना खा लो। हाँ बात तो सही बोल रही हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले क्या ही खाऊंगी, मैं यहीं तुम्हारे साथ खा लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। अरे तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या? बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है?
आप भी कैसी बात करते हो? जब मेरी सौतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? चलो बैठो, खाना खाते हैं। मुझे पता है ये सब जानबूझकर कर रही है। कोई नहीं, जल्दी ना मैं ये खाना खाकर इसे भगाती हूँ। तीनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मीनू दीपा को उसके कमरे में भेज देती है और अपने कमरे में जाकर दीपा कहती है, अब क्या करूं? इतनी देर तक तो किसी न किसी बहाने से इनकी सुहागरात रोक दी, लेकिन अब क्या करूं? दीपा अपना दिमाग लगाने के बाद दूध में जमाल गोटा मिलाकर वापस उनके कमरे में आकर कहती है, अरे आज तो मीनू की सुहागरात है तो दूध तो बनता ही है ना। हाँ, लेकिन दूध तो लड़का पीता है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हो? तो क्या हुआ, जरूरत तो तुम्हें भी है ना दूध की। चलो अब ये दूध एक सांस में पी जाओ। पी लो मीनू, नहीं तो ये यहीं खड़ी रहेगी। दीपा मीनू को दूध पिलाती है और उन्हीं के कमरे के बाहर जाकर छुपकर खड़ी हो जाती है। अनिल और मीनू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मीनू के पेट से आवाजें आती हैं और मीनू अपना पेट पकड़कर भागते हुए वॉशरूम जाती है। क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई भाग रहा हो। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी तक तो सब ठीक ही था, लेकिन अचानक से मीनू भागते हुए वॉशरूम में गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वॉशरूम से पेट पकड़े हुए मीनू बाहर आती है और उसे देखकर दीपा कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों गई? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, मेरे पेट में अचानक से ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाय हाय, एक मिनट, मैं ना अभी आती हूँ। इतना बोलते हुए मीनू फिर से भागकर वॉशरूम जाती है। काफी देर तक जब मीनू ऐसे ही अंदर बाहर करती है तो दीपा अनिल से कहती है, अरे शायद मीनू का पेट खराब हो गया है, इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताने से ज्यादा वॉशरूम में समय बिता रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ही खा लिया होगा। कोई बात नहीं, अब तो लगता है शायद आज पूरी रात मीनू का अंदर बाहर चलता ही रहेगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। हाँ, ठीक बोल रही हो, चलो वहीं सो जाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुमसे थोड़ी बहुत बात भी होने लग गई है, वरना पहले तो ना बात होती थी और ना ही कुछ। कोई बात नहीं, रात भी है और बात भी। अब बातें करनी हो तो कर लेना। चलो तुम्हारे कमरे में ही, मीनू से कल बात कर लूंगा, तब तक शायद वो भी ठीक हो जाए। चलो भला हो मेरी सौतन का, आज उसकी वजह से ही सही, उसकी सुहागरात को तो पता नहीं, लेकिन मेरी सुहागरात के पूरे पूरे चांस हैं। दीपा और अनिल दोनों कमरे में चली जाती हैं और वहाँ बहुत अच्छा समय बिताते हैं और यहाँ मीनू वॉशरूम में समय बिताती है। मीनू यहाँ जिसका इतना इंतजार कर रही थी, वो रात तो आती है और मीनू ने गुजारी भी, लेकिन वॉशरूम में। प्रियंका अपनी माँ अनीता को समझाते हुए कहती है, माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप क्यों जबरदस्ती मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हो? अरे ये मेरी कोई शादी की उम्र है क्या? इतनी जल्दी शादी करके मुझे करना ही क्या है? अभी तो मेरी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, मैं अभी शादी कर लूंगी और जिंदगी भर क्या करूंगी? घर के कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, यही काम बचा है क्या? मेरी लाइफ का और कोई गोल नहीं है क्या? अरे मैं कहाँ तुझे किसी चीज के लिए मना कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ तुझे अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीनी है तो जी सकती है। एक बार शादी कर ले, उसके बाद तेरा जो मन करे तो वो करियो, सब तेरी मर्जी का ही होगा, तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी और ना ही तुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तेरा पति होगा वही तुझे आने वाली जिंदगी के लिए सपोर्ट करेगा, बल्कि तेरी सारी बातें मानेगा, तुझे खुश रखेगा। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती है जैसी तेरी है। माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। वाकई में ऐसी किस्मत किसी की नहीं होगी जैसी मेरी है, जहाँ एक माँ की बेटी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, अपना नाम बनाना चाहती है, अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहती, और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसकी शादी करवाकर घर का चूल्हा चौका करवाना चाहती है। माँ, एक बात खुद सोचो, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ तो उसमें बुराई ही क्या है? मैं अगर नाम कमाऊंगी तो उसमें आपका भी तो नाम होगा ना, और आपकी बेटी कुछ अच्छा कर रही है ये सब जानकर आपको भी तो कितनी खुशी होगी ना। ये सब आप क्यों नहीं सोच रही हो माँ? ये सब बातें तेरे कान में डाल कौन रहा है? अरे तू अगर लाइफ में कुछ करेगी तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे ही होगी, यहाँ तक कि तेरे पति को भी नहीं होगी इतनी खुशी। लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, नाम कमाए, अपने पति के साथ कमाए और दोनों खुशी खुशी रहो और तरक्की करो। तू मेरे लिए जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी खत्म करनी चाहती हूँ, इसलिए मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुझे कोई संभालने वाला आ जाएगा।
माँ, आप ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। अरे मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, तो आप मेरे पैरों में शादी नाम की जंजीर को इमोशनल ब्लैकमेल कर कर क्यों डाल रही हो? देखो, मैंने साफ साफ कह दिया है, मैं नहीं करने वाली हूँ ये शादी। और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो शादी गलती से भी नहीं करने वाली हूँ। अरे शादी कर कर हर कोई फंस जाता है, तो मैं कैसे नहीं फंसूंगी? मैंने भी देखा है अच्छे अच्छे को, और मैंने बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन मैं उसमें अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहती हूँ। लड़का इतना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शादी करने का पता ही नहीं है। क्या ही बुराई है लड़के में? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। वैसे भी लड़का क्या ही चाहता है? वो तो खुद कह रहा था कि शादी के बाद मैं यहीं रहूंगा, हमारे साथ, तो हमारे घर में ही रहेगा। तो तुझे टेंशन किस बात की है? शादी के बाद तुझे जो करना हो तो कर सकती है, बल्कि तेरा पति भी तेरा सपोर्ट करेगा और तू अपनी माँ के साथ भी रह लेगी। लेकिन तेरी तो नौटंकी ही नहीं खत्म हो रही है। ठीक है ना, अगर आपको ये सब मेरे नाटक लग रहे हैं तो नाटक ही सही, क्योंकि मेरा नाटक अब यकीन में बदल जाएगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है आपको, और मेरा फैसला मानना अब आपका फर्ज बनता है। शादी मैं नहीं करूंगी, इतनी जल्दी तो मतलब नहीं करूंगी। जब तक मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन नहीं जाती, कुछ कर नहीं लेती, तब तक मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे से डाल लीजिए। बताओ, अब यही दिन देखना रह गया था। मैंने तुझे अकेले पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए, लेकिन तू है कि शादी के लिए मना कर रही है। ऐसे लड़के ना बार बार नहीं मिलते हैं जो दामाद बनने के लिए तैयार हो जाए। तूने मेरे अरमानों पे और मेरी जुबान पे मिट्टी डाल दी। मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। प्रियंका अपनी माँ की बातों में आकर शादी करने के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में प्रियंका की शादी रोहित नाम के लड़के के साथ हो जाती है। रोहित का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसीलिए कुछ ही दिनों में रोहित प्रियंका का दिल जीत लेता है और प्रियंका को भी अब अपनी शादी का कोई पछतावा नहीं होता और वह बहुत खुश रहने लगती है। प्रियंका और रोहित की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और उन दोनों की शादीशुदा गाड़ी अपनी रफ्तार से चलने लगती है। लेकिन रोहित सिर्फ और सिर्फ अनीता की वजह से प्रियंका को समय नहीं दे पाता है। ऐसे ही एक दिन प्रियंका और रोहित रात के समय एक दूसरे की बाहों में थे कि तभी अनीता उनके कमरे में आ जाती है और कहती है, अरे दामाद जी, मैंने आपको एक काम दिया था। मैंने आपसे कहा था कि हमारी वो वाली फैक्ट्री जो है वहाँ आप संभाल लेना, जो शहर के बाहर है। आप वहाँ गए नहीं। अरे फैक्ट्री का काम रुका पड़ा है, अब आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये सब बात हुई थी ना हमारे बीच में। माफ करना सासू माँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। इतना सारा काम रहता है, फिर ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। काम पहले का ज्यादा जरूरी है, बाकी सब तो बाद में भी होता रहेगा। अरे ऐसे कैसे बाद में होता रहेगा? मैं यहाँ आपकी पत्नी घर में हूँ और आप रात के समय बाहर जा रहे हैं। माँ, आपको भी तो थोड़ा सोच समझ कर आना चाहिए था ना। पहले आप शादी के पीछे पड़ी थी, अब शादी कर ली है फिर भी अपने दामाद के पीछे पड़ी हैं। थोड़ा तो हम दोनों को अकेले में समय दे दीजिए ना। जब से शादी हुई है तब से दामाद जी दामाद जी दामाद जी। अरे जब तक दामाद जी घर में नहीं आए थे तब तक तो आपको कोई काम नहीं हो रहे थे, और जब आ गए हैं तब इतने सारे काम हो जाते हैं आपको। अब ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी है आपको? नौबत तो आ ही गई है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो बात दामाद जी और मेरे बीच में हुई है वो हम तुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि दामाद जी तो सारा काम एक हाथ से संभाल लेते हैं। और दामाद जी, आपने इसी समय फैक्ट्री के लिए निकलिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। प्रियंका काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अपनी ही माँ की वजह से प्रियंका और रोहित दोनों ही एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। यह सब बातें प्रियंका को अंदर ही अंदर गुस्सा करने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन प्रियंका रोहित के साथ बाहर डिनर पर जा रही होती है कि तभी अनीता उन्हें बीच में टोक कर बोलती है, अरे दामाद जी, आप कहाँ निकल रहे हैं? आज तो मैंने आपकी मनपसंद शाही पनीर बनाई है। मुझे पता है कि आपको शाही पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है आपके लिए शाही पनीर। आप खा के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। माँ, मैंने आपको दिन में बताया था ना, आज मैं और रोहित हम दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। फिर भी आपने घर में खाना क्यों बना दिया? और चलो, खाना बनाया भी तो अपने लिए बनाना चाहिए था ना, रोहित के लिए क्यों बनाया, वो भी उनके मनपसंद का? अरे दामाद जी को शाही पनीर पसंद है ना, तो मैंने उनकी पसंद का बनाया है। ऐसे कैसे अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ?
और तुझे दिक्कत क्या है कि दामाद और सास के बीच का प्यार है। पता नहीं क्यों तुझे हमेशा परेशानी होती रहती है। दामाद जी इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप चलिए और खाना खाइए। मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां निकालती हूँ, आप खाकर मजे कीजिए। आखिर घर का खाना तो घर का खाना ही होता है ना। रोहित अपनी सास की बात मानकर चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। लेकिन इस बार प्रियंका को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब तो ऐसा रोज का हो गया था। यह सब देखकर प्रियंका का तापमान बढ़ता ही जा रहा था और एक रोज प्रियंका अपना सारा सामान लेकर अपने कमरे के बाहर आती है। प्रियंका को सामान के साथ देखकर रोहित और अनीता काफी हैरान हो जाते हैं। तभी रोहित बोलता है, ये सामान? ये सामान इसलिए क्योंकि घर का दामाद 4 दिन ही अच्छा लगता है। रोज रोज दामाद घर में रहेगा तो फिर सास तो फिदा होगी ही ना अपने दामाद पर, और इसलिए अब हम अपना नया घर बनवाएंगे और वहीं रहेंगे। अपनी पत्नी के फैसले के आगे रोहित अपनी सास के फैसले को ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद दामाद पर फिदा सास का फितूर उतर जाता है और अब प्रियंका अपने पति रोहित के साथ एक अच्छा विवाहित जीवन जीने लगती है। ये कहानी है बबलू जीजा की, जिसे अपनी हर साली से हंसी मजाक करने की आदत थी। आप तो ये जानते ही होंगे कि हंसी मजाक का एक दायरा होता है और वो दायरे में ही अच्छी लगती है, लेकिन बबलू मजाक करते करते दायरा ही खत्म कर देता था। ऐसे एक दिन बबलू के घर उसकी खुद की साली अनीता आती है। अनीता बहुत ही शर्मीली थी। बबलू अनीता के पास जाता है और उससे हंसी मजाक करते हुए कहता है, ओ मेरी शर्मीली साली, बार बार मेहमानों की तरह आना जाना ठीक नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी दीदी की तरह हमारी घरवाली बन जाइए। आपकी दीदी के साथ आपको भी खुश रखूंगा। ओह क्या है ना, दिन में आपके साथ, रात में आपकी दीदी के साथ, और कहते हैं ना साली आदि घरवाली। जीजा जी सोच समझ के बोला कीजिए, मुझे आपके से गंदे मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई आप हमारी साली हैं, अब हमारा इतना अधिकार नहीं है क्या आपके ऊपर? तभी वहाँ पर अनीता की बड़ी बहन पल्लवी आ जाती है। पल्लवी अपने पति को डांटते हुए कहती है, ओ बेशरम आदमी, कम से कम ये तो देख लिया करो कि अनीता तुमसे कितनी छोटी है। हाँ जानती हूँ कि रिश्ते में वो तुम्हारी साली लगती है, पर कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो, बच्ची है अभी वो। अरे मेरी धर्म पत्नी, अरे जीजा के लिए उनकी सालियां बच्ची थोड़ी होती है। हाँ बस ये है कि फल को पकाने में थोड़ा समय लगता है, और फल चाहे कच्चा हो या पक्का उसे तो हर कोई खाना चाहता है ना। दीदी आप रहने ही दो, ये बिल्कुल बेशर्म है। इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी बेशर्मी हर जगह दिखाने जाते हैं। खैर मैं ये कहने आई थी, इस हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है और मेरा एग्जाम सेंटर आपके घर से 300 किलोमीटर दूर पे है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके घर ही रह लूँ। हाँ क्यों नहीं, ये तेरा ही घर है, और हाँ पूछने की जरूरत नहीं है। तेरा जब मन करे तब तू यहाँ आ जा सकती है, और जितना मन करे उतना रुक सकती है। थोड़ी देर में अनीता अपने कमरे में चली जाती है। अनीता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। बबलू अनीता के बगल में जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बबलू कहता है, वैसे अनीता जी आपके हाथ बहुत नाजुक है, आखिरकार हमारी साली किसी फूल से कम है क्या? जीजा जी मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ, आपको पता है ना इस हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, तो प्लीज मुझे ना परेशान मत करो, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है, आपको जो मजा जीजा से मिलेगा वो पढ़ाई में भला कहाँ है? कितने बेशरम हो जीजा जी आप, आपको शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे कम से कम ये तो देख लिया करो कि सामने वाला उस मजाक में कंफर्टेबल है या नहीं। यही सब कुछ अगर आपकी बहन के साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला, मेरी बहन है वो, ये सब मजाक में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब खुद की बहन के साथ आपको ये सब बर्दाश्त नहीं है तो आप दूसरी की बहन के साथ क्यों करते हो? आपको क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है आपकी इस हंसी मजाक का आखिर लेवल क्या है? वैसे गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, कभी कभी तो दिल करता है तुम्हारे गुलाबी गुलाबी गालों को चूम लूं, पर हमारी साली है ही इतनी गुस्से वाली। बबलू की बात सुनकर अनीता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप वहाँ से उठकर अपनी बहन के पास चली जाती है। ऐसी बबलू बार बार उल्टे सीधे हंसी मजाक से अनीता को परेशान करता रहता। ऐसे एक दिन बबलू की बहन काजल बबलू से कहती है, भैया मैं अपनी सहेली के वहाँ जा रही हूँ। पहली बार मेरी सहेली घर पे आई अपने मायके में, और वो भी अपने पति के साथ।
और वो बहुत जिद कर रही है कि घर आ जा मुझसे मिलने। तो मैं उसके घर जा रही हूँ तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, लेट मत होना। काजल अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहीं पल्लवी भी मार्केट से सब्जी लाने के लिए चली जाती है। अनीता घर पर अकेली थी। बबलू मौका देखकर अनीता के पास जाता है और बोलता है, अरे अनीता, एक कप चाय बना दो। वो क्या है, तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है, इसी बहाने तुम्हारे हाथ की चाय भी पी लूंगा। अनीता अपनी पढ़ाई छोड़कर किचन में जाती है और अपने जीजा के लिए चाय बनाने लगती है। तभी बबलू पीछे से आकर अनीता को पकड़ लेता है। अनीता गुस्से में बबलू को धक्का मारती है और एक खींचकर तमाचा लगाते हुए कहती है, आइंदा मुझसे ऐसे घटिया मजाक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। मैं ये सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी। अनीता, तुम तो नाराज हो गई। अरे हम तो तुम्हारे जीजा हैं, जीजा होने के नाते हम तुमसे मजाक तो कर ही सकते हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया। ये कैसे भूल जाते हो आप कि मैं एक लड़की हूँ। मैं जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ वो आपको समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप है कि ये सब छोड़ते ही नहीं है, अपनी बेशर्मी की हरकतें दिखाते ही रहते हैं। तभी बबलू के फोन पर उसकी छोटी बहन काजल का फोन आता है। काजल की बात सुनते ही बबलू भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर अनीता घबरा जाती है। थोड़ी देर में पल्लवी घर पर आ जाती है। अनीता अपनी बहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद पल्लवी अपने पति बबलू को फोन करती है। क्या हुआ, तुम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर में घर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में बबलू अपनी बहन काजल को लेकर घर आ जाता है। काजल बुरी तरीके से रो रही थी। तभी पल्लवी और अनीता दोनों काजल से कहते हैं, क्या बात है काजल, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरी सहेली है ना, उसका जो पति है ना, बहुत ही बेकार है भाभी। बहुत साली साली बोल बोल के मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा है, बहुत ही बेशरम है भाभी। काजल, मुझे एक बार उस आदमी का एड्रेस बता। अरे उसने तेरे साथ ऐसे कैसे किया? मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की को परेशान करने का नतीजा क्या होता है उसे अच्छे से समझ आएगा। भैया वो कह रहा था कि मैं उसकी साली हूँ, और वो ये कह रहा है कि साली जीजा का रिश्ता सबसे अलग है, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने मेरे साथ ये हरकतें की है। अरे जीजा है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेगा? कैसे भूल सकता है कि साली किसी की बेटी है और वही साली किसी की बहन भी है? और किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार उसको किसने दिया है? बबलू की बातें सुनने के बाद काजल बोलती है, भैया ये सब कुछ तो अनीता दीदी पे भी लागू होता है ना। अनीता दीदी भी किसी की बेटी है और किसी की बहन है, और आप भी उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें करते हो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी साली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसे ही बेशर्मी वाली हरकतें करेंगे। क्या हुआ जीजा जी, जब आपकी बहन के ऊपर पड़ा तो आपको बहुत बुरा लगा? अरे हंसी मजाक भी ना एक लिमिट में अच्छी लगती है, लेकिन आज आपने वो लिमिट भी खत्म कर दी है। ये सब कुछ ना मैंने, दीदी और काजल ने मिलकर किया है, ताकि आपकी अकल ठिकाने आ सके। सही कह रही है अनीता, खुद की बहन की इज्जत इज्जत और दूसरों की बहन की इज्जत कुछ भी नहीं। ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम अनीता से कैसे मजाक करते हो। क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम एक बेशरम जीजा हो? अरे जीजा बनना है तो अच्छा जीजा बनो, एक दोस्त बनो। मुझे माफ कर दो। भले ही तुमने मेरी आंखें खोलने के लिए ये सब किया, पर मुझे आज अपने किए पर बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है अनीता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी किसी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करूँगा। रहने दो जीजा जी, अब माफी मांगने का ना कोई मतलब नहीं है। दीदी मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीजा ने जो भी किया है वो मैं चाह के भी भूल नहीं सकती हूँ। भले ही मैं इन्हें माफ कर दूँ, लेकिन अब ये मेरे दिल से उतर चुके हैं। अनीता हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अनीता ने भले ही बबलू को अपनी मन से माफ कर दिया हो, लेकिन बबलू की इस हरकत से बबलू ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, और वहीं बबलू को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद अनीता बबलू को सुधारने के लिए एक मौका देती है। ऐसी बबलू दोबारा ऐसी घटिया हरकत अनीता के साथ नहीं दोहराता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।